नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। हेमंत भाई को लाइए स्क्रीन पर जोड़िए। स्वागत है हेमंत भाई। हम लोग उलझे रह गए भारत में बंगाल और तमिलनाडु की सियासी उलझनों में, और अमेरिका में ट्रंप की नाक तक पानी आ गया है। बस 6 इंच ऊपर और पानी गया तो डूबे समझो। एक जो है इस दुनिया के लिए सनकी राष्ट्राध्यक्ष, वो तख्ता पलट के करीब पहुंच चुका है। बहुत सारे दर्शक कहेंगे कि कई बार ये हम लोग बता चुके कि तख्ता पलट के करीब पहुंच चुका है, लेकिन जब जब हमने बताया है, हम बिना किसी ठोस खबर के नहीं बताए हैं। कभी हमारा स्टेटमेंट या हेमंत अत्री का स्टेटमेंट ये नहीं है। ये जब व्हाइट हाउस, अमेरिकी प्रशासन, उससे जुड़े हुए किसी पूर्व वर्तमान अफसर या वहां से जब संकेत आते हैं, वही हम आपको बताते हैं, दिखाते हैं, और कभी भी हवा में नहीं। जब तक आपको सुनवा नहीं देंगे वहां के व्यक्ति को कि वो क्या कह रहा है, तब तक चर्चा भी हम नहीं करेंगे। अमेरिकी सेना, उसके भीतर जो जनरल्स हैं, उन जनरल्स को दबा करके रखा गया है, धमका के रखा गया। यहां तक कि पेंशन की, हमारे यहाँ पेंशन की तो बवाल बहुत है ना भारत में, ये ज्यादा समझ में आएगा पेंशन वाली बात। ओल्ड पेंशन, न्यू पेंशन, तो ये पेंशन खूब समझ में आएगा। वहां जो अमेरिकी आर्मी के अफसर हैं, जनरल्स हैं, उनको पेंशन के धमकी दी गई है कि पेंशन कट कर दिया जाए, और उस धमकी की वजह से वो दबे हुए हैं, वो रुके हुए हैं, लेकिन भीतर ही भीतर उबाल बढ़ता जा रहा है। और ये उबाल, मतलब जो प्रेशर है, वो प्रेशर उस कंडीशन में पहुंच गया है कि सेफ्टी वाल्व नहीं, पूरा कुकर ही ब्लास्ट कर जाएगा। और यही ब्लास्ट तख्ता पलट होगा और कुछ तख्ता पलट नहीं। जनता में विद्रोह की स्थिति, एक तरफ ये बात है, दूसरी तरफ जनता में विद्रोह जैसे हालात पैदा हो गए हैं। और ये विद्रोह, अमेरिका एक बड़ा देश है, बड़ी जनसंख्या है, वहां पर ये विद्रोह करोड़ों लोगों का हो सकता है। जब 95 लाख 90 लाख लोग एक बार यूनाइट हो गए और पूरे अमेरिका में उतर आए सड़कों पर, तो आप कल्पना करिए अगर विद्रोह के हालात होते हैं तो अमेरिका में कितने लोग सड़कों पर होंगे। वो भारत नहीं है, वहां पर कमेंट करके आदमी नहीं क्रांति करता, वहां सड़कों पर उतरता है। वो अपने संवैधानिक अधिकार को जानता है। ऑल टाइम अप्रूवल रेटिंग में सबसे घटिया रिकॉर्ड बनाया है ट्रंप ने। निक्सन, जिसको इंदिरा गांधी ने बेइज्जत किया था, उस निक्सन को भी पीछे छोड़ दिया है, बुश को भी पीछे छोड़ दिया है। सोचिए, एक वो निक्सन था जो इंदिरा गांधी से बेइज्जत हुआ था, और उसने अप्रूवल रेटिंग में सबसे घटिया परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड बनाया था। एक ट्रंप है जो मोदी को दिन रात बेइज्जत करता है, वो उस रिकॉर्ड को तोड़ रहा है। यह भी अपने आप में एक विषय है चर्चा के लिए। खैर, मैं आपको सुनवा देता हूं, फिर हेमंत भाई के हवाले कर दूंगा कार्यक्रम। एक ट्वीट है, और ट्वीट के बाद ये सारा खुलासा दरअसल व्हाइट हाउस के फॉर्मर प्रेस सेक्रेटरी का है, जहां पर कैरोलाइन व्हाइट आजकल बैठी हुई है। एक लड़की 28 साल की है, अक्सर आप सुनते होंगे, वही जो है बताती है ट्रंप के मन की बात, वहां पर मन की बात वो बताती है। तो कैरोलाइन व्हाइट जिस पोस्ट पे है, सबसे ज्यादा वो आजकल वही कैबिनेट पे आती है ट्रंप के बाद, उसी पद पर ये थे महोदय। ये लिखते हैं क्या, फॉर्मर पेंटागन प्रेस सेक्रेटरी जॉन किर्बी कंफर्म्स ए मैसिव क्राइसिस इनसाइड द मिलिट्री। ही रिवील्स top generals are utterly terrified to speak out about the disastrous Middle East war. The Trump administration is maliciously threatening pensions to enforce total silence. यानी उन्होंने खुलासा किया है कि सील्स जनरल, जो टॉप के जनरल हैं, वो मध्य पूर्व के विनाशकारी युद्ध के बारे में बोलने से बेहद डरे हुए हैं, उनको डरा के रखा गया है। ट्रंप प्रशासन पूरी तरह से चुप्पी साधने के लिए पेंशन में कटौती की धमकी दे रहा है कि मुंह बंद रखो, मुंह खोलोगे तो पेंशन काट लेंगे तुम्हारी, ये धमकी दे रहा है। हटा दीजिए, सुनवा दीजिए, किर्बी जी को सुनवा दीजिए। किर्बी जी। Yeah, I think it's going to have a chilling effect. I think it already has had a bit of a chilling effect inside their ranks, certainly inside the Pentagon.
You're not hearing a lot at all from generals and admirals and officers that are in charge of yet another war here in the Middle East. There's not a lot of communications. I think there's a real chilling effect about saying anything publicly that could land the wrong way on the Resolute desk. But it's also potentially having a chilling effect. And I've talked to friends who are retired admirals and generals, and there's some of them that feel that chilling effect as well, that they don't want to get out there. They don't want to say anything. They don't want to have their retirement pensions put at risk because they dared to criticize the administration. Look, when you retire, you're still getting a pension, so you are still liable to the Uniform Code of Military Justice. David knows this much better than I do. And you have to respect that and observe that. But you don't give up your right to free speech. You don't give up your obligation as an American citizen to express your views in a meaningful, respectful way. हेमंत भाई, अब यहीं पर इसके बाद हम आएंगे उस हिस्से पर जो वहां का अप्रूवल रेटिंग वाला हिस्सा है। उस पर बाद में CNN ने पूरी रिपोर्ट जो दी है उसकी हम फोटोग्राफ्स दिखा करके उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन ये सबसे विस्फोटक खबर है। अमेरिका जैसे देश में अगर आर्मी के जनरल्स को दबा करके, धमका करके, थ्रेट करके रखा है ट्रंप ने, तो ये ट्रंप के भविष्य से जुड़ा हुआ बड़ा खतरा मुझे लगता है। क्योंकि कितने दिन दबा पाओगे आप? अमेरिका में तो मुश्किल है भैया। आशीष भाई नमस्कार, आपको, सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, मुश्किल था, आज के दौर में मुश्किल नहीं है। 20 जनवरी से लेकर के आज तक ट्रंप कम से कम 27 अमेरिकी जनरल्स को घर भेज चुके हैं, पीठ हेगसेथ अपना जो रक्षा मंत्री है मुंह बोला उसके जरिए। और जो आपने जो दिखाया जॉन एफ किर्बी, ये बहुत ही सीनियर रियर एडमिरल है अमेरिकन नेवी के, और ये कम्युनिकेशन के भी स्पेशलिस्ट है। बेसिकली इन्होंने 28 साल के आसपास सेवा की है अमेरिकन नेवी के अंदर। उसके बाद पेंटागन के प्रेस चीफ रही है 2013 से 15 के बीच में, और विदेश विभाग के प्रवक्ता के रूप में भी काम किया इन्होंने 15 से 17 के तौर पर 17 में, और 22 से 25 तक उन्होंने व्हाइट हाउस में 2022 से 25 तक राष्ट्रीय सुरक्षा संचार सलाहकार के रूप में भी काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने इजराइल हमास युद्ध और यूक्रेन फंडिंग जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर अलग कई बार मीडिया को संबोधित किया। उनका ये कहना आशीष भाई कि अमेरिका के टॉप जनरल्स आज की तारीख में कुछ भी बोलने से डरते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी पेंशन खत्म कर दी जाएगी। और आपको ये पता है कि सेना के जो टॉप अधिकारी होते हैं, सेना का कोई भी अधिकारी, वो सर्विस के बाद पूरी दुनिया में ये रूल है कि कुछ समय तक वो सेना के किसी भी नीति के लेकर के, पेंटागन को लेकर के, लीडरशिप को लेकर के सवाल जवाब ज्यादा नहीं कर सकता, क्योंकि उसके ऊपर कोड ऑफ एथिक्स लागू रहता है। भारत में भी है एक लिमिटेड टाइम तक। तो अब सवाल ये है, जो इन्होंने कहा, बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि वो अमेरिकन नागरिक के नाते क्या वो अपने अधिकार गवा दें सही बात ना कह करके, एक सवाल ये। और दूसरा सवाल क्या है कि बेसिकली जो फ्री स्पीच का अधिकार है अमेरिकियों को, उसको किस तरीके से इन्होंने तिलांजलि दे दी केवल इस बात पे कि जो अपने फौज का जो कोड ऑफ एथिक्स है उसके नाम पर आर्मी जनरल बोले। और इसी का लाभ लगातार पीठ हेगसेथ उठा रहे हैं, जिस तरीके से वो जलील करते हैं अपने टॉप अधिकारियों को। और ट्रंप का तो कहना ही क्या है, जब चाहते हैं उनको व्हाइट हाउस में बुला के डंका बजाने लग जाते हैं, जब चाहते हैं उनको जो मर्जी पीठ हेगसेथ के जरिए। वो बेसिकली पीठ हेगसेथ का वही काम है जो हमारे यहाँ एक दूसरे गुजराती भाई है ना, जिनको मोटा भाई कहते हैं आप, लगभग वही काम सेना के लिए पीठ हेगसेथ कर रहा है वहां पर, कि जिसको चलना चलते कर दो और उसके बाद अपने किसी चेले को पकड़ करके वहां बिठा दो। और इसकी सबसे खराब बानगी आपने कब देखी? जब ईरान के साथ पीक पे युद्ध था और 3 जनरलों को रातों रात शेंट आउट कर दिया गया। एक तरफ ट्रंप कह रहे थे कि हम जीत रहे हैं, और दूसरी तरफ जनरल्स को चलता कर रहे थे। और उसमें भी चीफ ऑफ स्टाफ जैसे पद से व्यक्ति को हटाना, वो अपने आप में एक तरीके का एडमिशन ऑफ डिफीट था, आप कोई माने चाहे ना माने। लेकिन अमेरिकी मीडिया ने अलग अलग मौकों पर उन सारी चीजों को उठाया है, और ये भी अमेरिकन मीडिया में जो आपने दिखाया अभी, ये क्लिप भी वहीं की है, जिसमें जॉन एफ किर्बी साफ कह रहे हैं कि पेंशन का भूत दिखा करके कब तक आप इस तरह की हरकतें करते रहोगे। फौजी अफसरों को आप रोक लोगे कोई बात नहीं, लेकिन वहां तो चीजें रुकती नहीं ना। वहां पोमेरियन तो है, लेकिन बहुत थोड़े हैं, अपनी तरह नहीं है कि 90-95% पोमेरियन है। वहां पर तमाम चैनलों ने, तमाम अखबारों ने किस तरीके से अमेरिका के कितने लक्ष्य टारगेट हुए ईरान युद्ध के दौरान, कितनी उनके डैमेज हुए एयरक्राफ्ट, कितने उनके सिस्टम्स डैमेज हुए, 13 के 13 एयरबेस डैमेज हो गए, वो सारी चीजें खुल के बताई। और अमेरिकन जनरल्स हमारे वालों की तरह नहीं, बाकायदा ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग में सारी चीजें मीडिया को बताते हैं, वो एक्सेस है उस तरह की।
तो अब स्थिति ये है कि इसको छुपाया क्यों जा रहा है। और ये मत भूलिएगा कि केवल फौज तक ही सीमित नहीं है ट्रंप का ये ऑपरेशन। आपने अभी रिसेंटली देखा होगा न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या लिखा था कि जब युद्ध के अंदर ईरान ने इनके तमाम सैन्य ठिकानों को ध्वस्त करना शुरू कर दिया, तो व्हाइट हाउस की तरफ से इनफॉर्मली, स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से भी, पेंटागन की तरफ से भी, जितने भी प्राइवेट कंपनियों के सैटेलाइट है, उन सबको डायरेक्टिव दिया गया कि आप अपने जो हमारा डैमेज है इसमें से किसी को पिक्चर्स जारी ना करें, क्योंकि आपको पता है सैटेलाइट से तो आप दुनिया के किसी भी कोने का कोई भी पिक्चर ले सकते हैं। तो वो डैमेज के पिक्चर्स ना आए, इसके लिए फायर फाइटिंग मोड में थी पूरी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन। तो इससे आपको समझ में आ सकता है कि ट्रंप जो कुछ बाहर कहते हैं मीडिया के सामने, जो बाहर डंका बजाते घूमे हैं, 28 फरवरी को अटैक किया था और वो 1 मार्च से जीत का दावा करने लगे थे। याद होगा आपको, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। उसके बाद सभ्यता को नष्ट करने चल पड़े। फिर उसके बाद कहते हैं कि नहीं, हम चीज फायर कर दिया पाकिस्तान के खेड़े को। अब उनको एक नया हथियार मिल गया ब्रो बीट करने के लिए कि कुछ भी करते हैं, वो है तो एडमिशन ऑफ डिफीट, लेकिन उसका नाम क्या लेते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से ही वो उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर हमने ये कर दिया, हमने सीज फायर कर दिया, हमने सीज फायर को एक्सटेंड कर दिया, हमने अटैक रोक दिया, हमने आर्मूज में ये कर दिया। हर चीज में उनको पाकिस्तान मिल गया, जबकि हकीकत ये है कि वो अपनी नाकामियों को छिपा रहे होते हैं। आप सोचिए, कल की बात है, 24 घंटे के अंदर उनको 2 ऑपरेशन रोकने पड़े हार्मूज के अंदर। क्यों? क्योंकि जो उनके सबसे करीबी जो सहयोगी थे, उन्होंने उनको ये कह दिया कि हमारे बेसिस यूज करने की जरूरत नहीं है, हमारा पहले ही आपने बड़ा भट्ठा बिठा दिया है, यूएई से लेकर के कतर तक तमाम देशों में। और अब तो स्थिति आशीष भाई वास्तव में ये हो गई है कि आप छोड़िए ये जितने भी जो यूरोपियन देश थे और ये सारा था, अब तो कहीं ट्रंप को ये लेने के लिए ना पड़ जाए कि उनका पूरे का पूरा खाड़ी देशों से जो अमेरिका का जोड़ा है, सैन्य जोड़ा, वो कहीं ना उठ जाए। अब तो दिशा वो चल पड़ी और इसी को लेकर के रह करके कभी हथियार बेचने की बात करते हैं, कभी कुछ करते हैं। और तमाम देशों ने गल्फ में ये भी कह दिया कि आपके हथियार हमारे किसी काम के नहीं। लगातार आपने देखा है। तो इस युद्ध ने अमेरिका की, अपने ट्रंप की, उनके एडमिनिस्ट्रेशन की सारी फाल्ट लाइंस को एक्सपोज किया है। और किर्बी जैसे ही नहीं, तमाम जैसे जो वेल मीनिंग लोग हैं, इवन जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लोग रहे, जो एक एड से लेकर के तमाम, वो उनको पीस ऑफ एडवाइस देते रहे लगातार कि आप ये मत कीजिए, आप ऐसा कर लीजिए, आप ऐसा कर लीजिए, आप इजराइल का युद्ध मत लड़िए। तो तमाम तरह की कॉशंस दी गई, लेकिन आपको पता है कि ट्रंप सुनने को तैयार क्यों नहीं है? उसका कारण आपको अच्छे से पता है कि वो कंप्लीटली कंप्रोमाइज्ड है। जब आप एप्स्टीन फाइल का नाम आता है तो वो बिल्कुल चुप हो जाते हैं। ठीक, तो असल में वो कंप्रोमाइज ब्लैकमेलिंग के जरिए इस सारे युद्ध में उनको कूदना पड़ा और अब उनको निकलने का बहाना नहीं मिल पा रहा कि किस तरीके से निकलने कोशिश कर रहे हैं, लगातार डेस्परेट है। इसलिए सीज फायर को बढ़ाते हैं, कभी कुछ करते हैं, ऑपरेशन कॉल ऑफ कर लेते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि अमेरिका की जनता को पता लग गया कि एक इजराइल के युद्ध के चक्कर में वहां महंगाई ने आम आदमी को मार डाला बुरे तरीके से। वहां पे गैसोलीन के प्राइस से लेकर के ओवरऑल जो महंगाई की परिस्थिति है, जो एम्प्लॉयमेंट की स्थिति है, कहने कह गए तो यह थे कि विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और आज अमेरिका की परिस्थिति क्या है आम आदमी की, वो सारी दुनिया लगातार देख रही है। आशीष भाई, ये सारी परिस्थितियां जो है, इसमें जॉन किर्बी नहीं, ऐसे तमाम लोग, और अब तो रिपब्लिकन्स भी खुलेआम कहने लगे हैं कि इससे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढिए। अब ट्रंप ने जो ये बयाना ले लिया नेतन्याहू के कहने से, वो एक प्रेजेंटेशन दिखाई थी, आपको याद होगा, मोसाद के चीज में और सिचुएशन रूम में, वहां से ये सारी भूमिका बनी थी, जिसमें कहानी ये सुनाई गई कि चिंता ही मत करो, वेनेजुएला की तरह हम तो 24 घंटे के अंदर सत्ता पलट कर देंगे। तो वो पूरी की पूरी परिस्थिति अब ट्रंप को छोड़िए, पूरे अमेरिका को महंगी पड़ रही है। और अमेरिका की जो पूरी साख थी एज ए मिलिट्री पावर, वो भी मिट्टी में मिल चुकी है। ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं। जरा इतना नहीं है, ये अगर आर्मी के भीतर की स्थिति है, 2 चीजें हमेशा कहीं भी हमारे देश में बात होती है, एक होता है आर्मी, एक होता है सिविलियन। तो आर्मी के भीतर का अनरेस्ट आपने देख लिया, इसलिए 2 हिस्सा हम किए। आर्मी के भीतर का अनरेस्ट है ये। अब सिविलियन वाले हिस्से में चलते हैं, जरा दिखाइए हेमंत भाई, आप ही बताइए ये क्या है। 2 तस्वीरें, एक तो जो है राष्ट्रपति वाला दिखा दीजिएगा, इसके बाद जो है उपराष्ट्रपति और मार्को रूबियो वाला भी दिखा दीजिएगा हेमंत भाई। नहीं आशीष भाई, पता क्या है, इसमें ट्रंप आइसोलेशन में नहीं हो सकता। इसमें तो पूरा वो ही हेड्स द एडमिनिस्ट्रेशन एज सच, लेकिन ओवरऑल तो जो स्थिति है, पॉपुलैरिटी रेटिंग तो किसकी मानी जाती है? राष्ट्रपति की।
हाँ चूंकि इस पूरे घटनाक्रम के अंदर इन्होंने अपने जेडी वेंस ने अपने आप को एक खास तरीके से युद्ध विरोधी के तौर पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश की थी इनिशियली, लेकिन उनको पता है कि ट्रंप किस तरीके का मर्कुरियल व्यक्ति है, कभी भी फायरिंग लाइन में ले सकता है। तो उसने एक मिडिल अप्रोच रखी, मध्य मार्ग जिसको आप कहते हैं। तो चूंकि वो अगली बार रिपब्लिकन की तरफ से एक राष्ट्रपति के प्रत्याशी के तौर पर अपने आप को कहीं प्रोजेक्ट करने की फिराक में था, तो उसका ट्रंप का तो बैठा बैठा ही बैठा, साथ में ये सारे के सारे निपट गए। चाहे वो ट्रंप की रेटिंग की बात हो, ट्रंप की रेटिंग तो आज की तारीख में हिस्टोरिकली लो पे है, उतनी नीचे कभी भी आज तक किसी की, निक्सन की भी नहीं रही, वाटरगेट के दौरान भी, जॉर्ज बुश के समय भी। आज की तारीख में जो हाईएस्ट जो था, लोएस्ट, बुश की अमेरिकन इतिहास के अंदर इससे पहले -35 थी, निक्सन की -36 थी पॉपुलैरिटी रेटिंग, और ट्रंप आज की तारीख में, CNN बता रहा है, ये मैं और आप नहीं बता रहे, ये CNN का स्क्रीनशॉट है, -43%। तो आप सोचिएगा कि अमेरिका का राष्ट्रपति मई के महीने में अगर -43% उसकी पॉपुलैरिटी रेटिंग है, और जबकि नवंबर के अंदर वहां सीनेट का मिड टर्म पोल होने वाला है, तो आप सोच लीजिए कि वो किस दिशा में जा रहे हैं सारे के सारे। और अगर वो लेम डक हो गए तो फिर क्या स्थिति होगी। यही हालत आप जेडी वांस की देख लीजिए। आप उसमें व्हाइट हाउस की तरह एक डूबता हुआ जहाज बताते हुए क्या कह रहे हैं कि जेडी वांस भी जो है 44% माइनस के अंदर है। ट्रंप अगर 46 है तो ये -44 है, और मार्को रूबियो की तो पूछो ही ना, उसको तो आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया गया इंडिपेंडेंट वोटर्स के द्वारा कि तुम कहीं हो ही नहीं 3 में 13 में। तो ट्रंप का जो ओवरऑल ये नाकामी रही है आशीष भाई, इसने पूरे अमेरिका के टॉप जितने भी जो ये थे पॉलिसी मेकर्स, अब देखिए जेडी वेंस -44 पॉइंट है और रूबियो 36 पॉइंट है माइनस। हालांकि रूबियो तो राष्ट्रपति पद के दावेदारी के तौर पे उस खाते में नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पे जेडी वांस था। तो ट्रंप खुद नहीं लेके डूबे, उनके जितने चेले चपाटे हैं उन सबको और भी साथ लेकर के डूब रहे हैं। और आने वाले समय में ये बहुत बड़ी चुनौती होगी रिपब्लिकन्स के लिए कि इससे ओवरकम कैसे किया जाए। जो आप पिछले 1 महीने से देख रहे हैं ना युद्ध विराम, ये युद्ध विराम वैसे नहीं, ये फेस सेविंग ग्रेस ढूंढने की कोशिश में। और आपको ध्यान हो तो जो कैंट पिछले 2 महीने से बता रहे हैं कि भैया जीत डिक्लेयर करो और निकल लो यहां से, तुम भले आदमियों आए तो थे हारमुज को खुलवाने, और वह ब्लॉकेड करके खुद ही बैठे हुए, फिर दावे कर देते हैं मैंने इतने जहाज निकाल दिए, पता लगा जहाज 2 ही निकले थे। तो ट्रंप की झूठ और मक्कारी जो है उसकी खुद की नहीं, उसके कैबिनेट के लिए नहीं, पूरी पार्टी को ले डूबने की स्थिति में है। जो पॉपुलैरिटी रेटिंग आप दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, ये बहुत कुछ कह रही है। और आप देखिए मई अभी ऑलरेडी है, अगले महीने से ही आपको पता है सीनेट के चुनाव का जो मिड टर्म पोल है, उसका अमेरिकन कांग्रेस में कहीं ना कहीं बिल्डअप शुरू हो जाता है, माहौल बनना शुरू हो जाता है, एनवायरमेंट बिल्डिंग। और उस माहौल में किस मुंह से एंटर करेंगे, क्या कह के जाएंगे कि मैंने क्या तीर चलाए, क्या तोप चलाई। और वो जो व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर था, उसमें भी जो गोली चलाने की जो घटना हुई वो सारी हुई, अब उसमें भी स्टेब्लिश हो गया कि वो भी इनका खुद का ही किया धरा था, ताकि सिंपैथी गेन की जा सके, ये कह करके भाई देखो अब ट्रंप तो इनके रिसीविंग एंड पे है, कहीं ना कहीं उनकी जान को खतरा है। अब पता लगा कि वो जो जितने भी फायर हुए थे वहां, कोई कहता है 6, कोई कहता है 7, आज तक एक भी कार्टेज भी बरामद नहीं हुआ। तो कार्टेज चले कहां गए, सवाल तो ये भी है ना। इतनी हैवी सिक्योरिटी के बीच में सबसे पहले तो वो हमलावर वहां पहुंचा कैसे, सवाल है। जबकि आपको पता है FBI और जितने एजेंट्स होते हैं वो सारे के सारे किस तरीके से घेरते हैं जहां राष्ट्रपति का प्रपोज प्रोग्राम होता है। और हिल्टन होटल तो चंद किलोमीटर की दूरी पे तो है ही व्हाइट हाउस से, तो एडवांस लाइजनिंग टीम से लेके पता नहीं क्या क्या होता है वहां पे। और उसके बावजूद उसका उतने हथियारों के साथ पहुंचना, चाकू उसके साथ एक्स्ट्रा थे, और कार्टिज बरामद ना होना, ये सारी चीज अब ट्रंप को पर्सोना नॉन ग्राटा की तरफ लेके जा रहा है कि ही इज ए यूजलेस फेलो। और ये अपने कैरियर को बचाए रखने के लिए, अपनी सत्ता को कायम रखने के लिए किसी भी हद की नौटंकी कर सकता है। एक और ऐसा ही विश्वगुरु आप जानते होंगे, पिछले 2002 से लेकर के अब तक जब भी कोई चुनाव आता है, कुछ भी होता है, तो आपको याद है ना किस तरह की फलाना पकड़ा गया, उसका क्या योजना थी, जान खतरे में है, और वो सारे पोमेरियन लग जाते हैं। तो वही ट्रंप प्रैक्टिकल करवाता है। जो उसका कैंपेन था, आपने पिछले साल देखा होगा, जो पिछले साल 24 में, उस समय भी जिस तरीके से गोली उसके कान को बिल्कुल छू के गई थी, तब भी तमाम सवाल उठे थे। अब जो हिल्टन होटल के अंदर व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर था, उसमें जो परिस्थिति हुई वो भी सारी दुनिया ने देखी, उसकी जांच पे भी सवाल है। तो कुल मिलाकर के आशीष भाई, आज की तारीख में ट्रंप की पॉपुलैरिटी जो है वो डाउनफॉल की तरफ नहीं है, दैट इज सिंकिंग बेसिकली। ना केवल ट्रंप, ना केवल वांस, बल्कि पूरी की पूरी रिपब्लिकन पार्टी।
और जो ये अमेरिकी भगत जो थे वो अपना सर पीट रहे हैं अब कि गैसोलीन के प्राइस कहाँ पहुंच गए, डेली लाइफ कितनी महंगी हो गई है। और उसी का खामियाजा मुझे लगता है कि नवंबर के चुनाव में पूरे रिपब्लिकन्स को भुगतना पड़ेगा। लेकिन सब तो है, लेकिन आप होता है ना कि आप बीमारी बताइए तो उसका इलाज भी बताइए। इतने बुरी स्थिति में ट्रम्प ताऊ हैं, ट्रम्प के प्रति सहानुभूतिपूर्ण जो है हमें बात करनी चाहिए। इंडिया ताऊ है वो, इंडिया मंदभक्तों का, उसको रेमेडी भी बताना चाहिए उसको। मैं बता देता हूँ, कुछ नहीं, ईरान उड़ान के चक्कर में बिना मतलब पड़ा है होर्मुज स्ट्रेट, और ईरान और बंदर अब्बास बंदर बन जाएगा इस चक्कर में वो। उसको कुछ नहीं करना है, यहाँ से ये सबको ले जाओ, अंजना, चित्रा, रूबिका, अर्णव, ये आज तक, जी न्यूज, CNN बंद करवाओ, ये खुलवा दो। अभी देखो ये अप्रूवल रेटिंग, ये -43 है। ये दुनिया का न सर्वाधिक, 1 घंटे के अंदर ये दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता बना दिया सब कहना। देखो धनाधन सर्वे आएंगे, सर्वे और सब दिखा उखा करके तुरंत छाप देंगे सब। और ये जो अटैक किया था ना, ये अमेरिका की एजेंसियां हैं, वो भी बेकार हैं। न कार्टेज उनको मिला, और पोल भी खोल दिया उन सब ने कि ये इन्हीं का काम था। ये खाली कुछ एजेंसी नहीं ले जानी है आप, सिर्फ आप ये मीडिया यहाँ के लिए चले जाओ। भाई साहब, ये न उस हमलावर का, अब तक तो वहां पर रोज आधे घंटे के एक दिन में 12-12 प्रोग्राम चलते कि लादेन के नाती से उसका कनेक्शन था। उसकी कुंडली मिलाई तो जवाहिरी उसका फुफ्फा निकला, फुफ्फा ससुर अल जवाहिरी। हाँ, सद्दाम हुसैन की नातिन से उसकी जो है उसके फुफेरे भाई की शादी हुई थी। सारा निकाल करके, और वो बदला लिया है इतने दिनों के बाद। वो बदला लेने के लिए आया था, पैसा वियतनाम से आया था। वियतनाम भी बहुत अमेरिका पे नाराज है। हाँ, और यशीष भाई, मादुरो, आजकल माफ कीजिएगा, एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है, आप अन्यथा मत लीजिएगा। उससे भी एडवांस टेक्निक एक और आ गई है। आपने 6-7 आदमी बताए, चैनल खुलवाओ, ये करो वो करो, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं। केवल ज्ञानेश गुप्ता को 6 महीने के लिए उधारा ले जाओ, सारा खेल हो जाएगा, चिंता ही मत करो। अकेला ज्ञानेश गुप्ता एक खेल करेगा, कहीं डिलीशन, कहीं एडिशन, फिर कोई कमी बची तो SIR, और देखो ट्रंप की बल्ले बल्ले। तो नहीं, अब इतना साजो सामान ले जाने की जरूरत नहीं है आशीष भाई। अब इसमें मैं आपकी बात से सहमत हूँ पूरी तरह, लेकिन जो ज्ञानेश को ना, ज्ञानेश का अमेरिका में वो इलाज होगा कि अब क्या बताऊं मैं, ज्ञानेश कुमार को भी सुरक्षित रखने के लिए इनकी जरूरत है। यही सब बताएंगे, ज्ञानेश कुमार का इतिहास। ज्ञानेश कुमार से ही ट्रेनिंग लिया था सुकुमार सेन ने। ये ले जाएंगे आप, अगर इनको नहीं ले जाएंगे तो कोई कामयाब नहीं होगा, ये मान लीजिए आप। हमारे यहाँ असली कोढ़ पता है क्या है? हम लोग असली कोढ़ खोजते हैं ज्ञानेश में और न्यायपालिका में। असली कोढ़ मीडिया है। ये कोढ़ में खाज है सब, ये ज्ञानेश वगैरह ये कोढ़ में खाज है। कोढ़ तो मीडिया है ना, उनके बगैर कोई सेफ नहीं है। नहीं, वो वन पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है सब जगह का, हर चीज का। ज्ञानेश का जब तक खेल समझ में आएगा तब तक ट्रम्प चुनाव जीत चुके होंगे, मिड टर्म, और उसके बाद आपको पता ही है फिर तो ये लास्ट टर्म है। हालांकि परसों कह दिया कि मैं अभी तो 8-9 साल और राष्ट्रपति रहने वाला हूं, क्या पता उसके मन में भी पुतिन जैसा कोई कानून लाने का हो। तो यू नेवर नो, ये जो सिर फिरे लोग होते हैं, सनकी होते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ज्ञानेश गुप्ता की टेक्नोलॉजी कमजोर नहीं, बहुत मजबूत कमजोर। आप सोच के तो देखिए ना एक बार, 2014 में जब मोदी अपने पीक पे सब सर्वकालीन उस पे, तब बंगाल में वो कुछ नहीं कर पाए, और आज की तारीख में वो कहां खड़े हैं। उसके बाद उन्होंने बंगाल जिस तरीके से आउटराइटली वन वे फतेह कर दी, एक भी सीट जो पिछली बार उन्होंने जीती थी, एक भी नहीं आ रहे हो, एक भी। ऐसा कभी सुना है आपने? कितना मैकेनिकल रिजल्ट है, कितना इलेक्ट्रॉनिक रिजल्ट है। ट्रंप को तो ऐसे ही चले चाहिए, और वो ट्रेनिंग ले रहा है, ऐसी बात नहीं। अमेरिका के अंदर तमाम वोटिंग के अंदर खेल कराने की फिराक में है, और बेहतर होगा वो ज्ञानेश गुप्ता से अपनी राय ले, कंसल्टेंसी ले, तो बेहतर कर सकता है वो। ये मेरा कहना था। बाकी तो पोमेरियंस वगैरह तो यहां से भी कर देंगे खेल वो, लेकिन ज्ञानेश की सेवाओं की उसको बहुत सख्त जरूरत है आज की तारीख में। जो केंट वाला ट्वीट दिखाइए, जो केंट पर भी एक बार इन पर भी नजर डालिए। ये बेचारे वहां पर ये ईमानदार, मतलब सच बोलने के गुनाह को बार बार रिपीट कर रहे हैं, ये गलती बार बार कर रहे हैं। ये आशीष भाई, जो केंट जो थे, ये बेसिकली अमेरिकन आर्मी में भी सर्व किया है इन्होंने, और
ट्रंप के सबसे करीबी सलाहकारों में से एक थे। एंटी टेररिज्म जो उनका काउंटर टेररिज्म सेंटर है, उसके डायरेक्टर थे रिसेंटली जब इन्होंने इस्तीफा दिया। तो इस ट्वीट में उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है। वो हमेशा ही बड़े ही ऑलवेज टॉक सेंस। ये कुछ घंटे पहले अभी उन्होंने ट्वीट किया है, अंग्रेजी में यहां सामने आपने दिखा दिया, मैं हिंदी में बताता हूं। वो मिडिल ईस्ट की वार के ऊपर बात करते हैं हमेशा। तो क्या कह रहे हैं, इस युद्ध की कई त्रासदियों में से एक यह है कि युद्ध शुरू होने से पहले CIA सहित अमेरिकन खुफिया समुदाय इस बात पर सहमत था कि ईरान परमाणु हथियार विकसित नहीं कर रहा है। बड़ा क्लियर कहा है उसने। और अगर इजराइल और अमेरिका द्वारा हमला किया गया तो ईरान क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाएगा और हार्मूज जल डमरू बंदे को बंद कर देगा। बिल्कुल साफ लिखा है उन्होंने। खुफिया समुदाय ने यह भी सही आकलन किया था कि ईरानी नेतृत्व को निशाना बनाने से वहां का शासन मजबूत होगा और कट्टरपंथियों का ही हौसला बढ़ेगा। खुफिया समुदाय की पेशेवर दक्षता और सटीकता के बावजूद एक विदेशी सरकार इजराइल द्वारा गढ़ी गई कहानी और एजेंडे ने बाजी मार ली और हमें इस युद्ध में धकेल दिया गया। हमें यह समझना होगा कि यह सब कैसे हुआ ताकि हम भविष्य में ऐसी किसी भी स्थिति में ना पड़े। बहुत ही दो टूक सरल शब्दों में उन्होंने पूरी बात कही है। लेकिन फिर वही बात है कि ट्रंप को कौन समझाए, ट्रंप तो कंप्रोमाइज्ड है। एक फोन आएगा नेतन्याहू का, वो जो उनकी मेलानिया अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पे मजबूर हो जाती है, ट्रंप अलग से मजबूर हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में निकले तो कैसे? जो केंट को थोड़ी पता है कि उसकी असली मजबूरी क्या है। कंप्रोमाइज होना, वो भी इस तरह की चीज में, वो अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। और उसी ने अमेरिका को इस युद्ध में धकेला जिसका कोई ना सिर ना पैर ना कोई आरंभ ना अंत। उसी का ये सारी चीज है जो आज पूरे का पूरा अमेरिका भुगत रहा है, 35 करोड़ लोग भुगत रहे हैं। तो एक खबर और भी बची है। वो खबर हालांकि वो अलग, हम लोग उस विषय पे लंबी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी जब अमेरिका से कनेक्ट करना है वहां के हालात से, तो एक बार अल जजीरा की इस रिपोर्ट पर एक बार आधे मिनट के लिए चर्चा जरूरी है। ये भी लाइए। यशीष भाई, ये आज सुबह की खबर थी। जिस तरीके से सारे का सारा युद्ध विराम चल रहा था, सारी बात थी 14 पॉइंट फार्मूला, 13 पॉइंट फार्मूला, आपने मुझे कागज भेजा, मैंने आपने भेजा। उसके बावजूद भी बिना किसी कारण के आज ट्रंप की जो नेवी है उसने बिना मतलब के ईरान के ऑयल टैंकर पर हमला कर दिया अर्ली मॉर्निंग, सुबह वी आवर्स के अंदर। तो ईरान ने जबरदस्त मिसाइल फायर खोलना ही था, खोल दिया। उन्होंने ये भी कहा कि इनका इलाज करेंगे, जबरदस्त इलाज करेंगे। और अब हालत ये है कि जो अमेरिकन नेवी थी जहां से वो हमले कर रहे थे, उनको वो एरिया छोड़ करके भागना पड़ा और अब ट्रंप मुंह छुपाते हुए फिर रहे। तो ये सारी की सारी चीज है और ये अल जजीरा ने लाइव दिखाया है वहां से कि वहां की परिस्थितियां क्या थी। तो कुल मिला के अमेरिका सबसे बड़ा दादा दुनिया का, उसका बिगड़ेल औलाद उसकी इजराइल, और उनकी ईरान जैसे देश ने जो इतने सालों से प्रतिबंध झेल रहा है, आर्थिक प्रतिबंध, दुनिया भर के प्रतिबंध, और उसने जो इनका भूत बनाया है, उससे तो आप सहज कल्पना कर सकते हैं कि आज इनकी गत क्या बनी है। और आप सोचिए ना, जब एक तरफ आप शांति की बात कर रहे हैं, ऊपर से ईरानियन ऑयल के टैंकर के ऊपर आप हमला कर रहे हैं, तो इसका क्या ही मतलब समझेंगे आप? ये ना समझी है, अनाड़ीपन है, और उसी का खामियाजा पूरा अमेरिका भुगत रहा है। कुल मिला के इतनी सी बात है। खामियाजा क्या भुगता है? अरब सागर में भाग गए सब, 3-3 डिस्ट्रॉयर थे और वो भगे हैं, मतलब समझ लो जूता चप्पल छोड़ के सब सरपट वहां से भगे हैं। और सरपट भगे हैं तो भी सुरक्षित नहीं बचे हैं, बड़ा नुकसान हुआ है, अच्छा खासा डैमेज हुआ है उनको। ऐसा नहीं है कि भाग गए हैं तो बिल्कुल एकदम खरोच नहीं लगी है, हैंडी प्लास्ट वगैरह लगाए हुए हैं, सब भगे हैं। तो ये एक्चुअल रिपोर्ट है, मिडिल ईस्ट की रिपोर्ट। अमेरिका का सेंट्रल कमांड खारिज कर चुका है। सेंट्रल कमांड ने कहा कि नहीं, हमें कोई नुकसान नहीं हुआ है, कुछ भी हमें बाल नहीं बाका हुआ है। लेकिन जब फिर वहीं से रिपोर्ट आती है मिडिल ईस्ट से कि ये भगे हैं और सारा एरिया, और अल जजीरा का जब आपने सामने देख लिया तो पता चल जाता है। इंडियन जो मीडिया हाउस है वो सब सेंट्रल कमांड और ट्रंप के बयान को छापते हैं। हमने अपने कार्यक्रम में खतब अल अंबिया का बयान सुनवाया था, और जो ईरान का सरकारी टेलीविजन है प्रेस टीवी, उसकी रिपोर्ट भी दिखाई थी कि कितना बड़े पैमाने पर रिटेलिएशन किया था ईरान ने। वो 2 जहाजों पर अटैक किए थे और यहाँ दंदना के फिर 1-2 मिसाइल नहीं, मिसाइल बरसा दिया कि एकदम जो है। बड़े दिन से ये लोग भी, बहुत दिन से इनको लग रहा था कि शांत, तो फिर दिखाया, फिर भागे सब। तो ये बेशरम जैसे हैं कि आते हैं और फिर उसके बाद भागते हैं। खैर, हमें इजाजत दीजिए, और फिर जो भी अपडेट होगी मिडिल ईस्ट में या हमारे देश में, वो अपडेट लेकर के हम लोग आएंगे शाम को। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।